आज हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 1 स्टार्ट होता है। आज का जो यूनिट 2 का सब टॉपिक है वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जैसे लेट सपोज ये है, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। 2 मल्टीप्लाई, ये है मल्टीप्लाई प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, ये हमारा क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब आप एक चीज़ बताइए, प्रेसिडेंस का जो नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग है प्रेफरेंस, यानी कि किसको आप प्रेफरेंस देंगे या प्रायोरिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप मैथ्स पढ़ते आते हैं तो आपको ये चीज़ का तो आइडिया होगा कि मल्टीप्लाई और प्लस में से पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 5 11, यानी कि पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा और फिर प्लस। इसमें हम सीखेंगे कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखते हैं या फिर आप किस ऑपरेटर को पहले प्रेफरेंस देंगे ओवर अदर। इन सब चीज़ों को आपको सीखना है इस टॉपिक के अंदर। तो जो हमारा लेक्चर 1 है उस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है कि ऑपरेटर होता क्या है और कितनी तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड करा देता है, कितना भी कम हो। कई बार क्या होता है कि ये जितने भी ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे, कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन डिटेल, यानी कि पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है। कई बार ना दो ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं या कोई भी दो ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल आता है। आप लास्ट ईयर के अगर पेपर्स भी उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कहीं ना कहीं हर साल आया हुआ टॉपिक है। और जो न्यू एकेटिव सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मार्क्स का पैटर्न है उसमें जो टोटल मार्क्स हो गए हैं वो 70 हो गए हैं, पर स्टिल 7 मार्क्स में अब भी अवेलेबल है लॉन्ग में, और 2-3 मार्क्स का ये शॉर्ट में भी आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने की। सिलेबस पहले हम एक बार ना सिलेबस की तरफ देख लेते हैं कि यूनिट 2 का क्या क्या सिलेबस है, सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि भाई सिलेबस क्या क्या है। देखिए जो हमारा यूनिट 2 का सिलेबस है उसे 2 सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस एंड सेकंड कंडीशनल ब्रांचिंग। अब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस है उसमें क्या क्या टॉपिक है, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर, मिक्स ऑपरेंड, टाइप कन्वर्जन, लॉजिकल ऑपरेटर एंड सो ऑन। मुझे पता है इसमें से 90% जो टॉपिक्स हैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़े हुए होंगे या आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको इस सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ क्या होती है, कैसे होती है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा टॉपिक है हमारा कंडीशनल ब्रांचिंग, कंडीशन के बेसिस पे ब्रांचिंग करना, यानी कि कोई भी रास्ता चुनना। ठीक है, देखो मैं अभी आपको टेक्निकल टर्म में कुछ नहीं समझाया। देखो कंडीशनल मतलब कंडीशन, ब्रांचिंग मतलब आपके पास 2 रास्ते हैं, तो कंडीशन के बेसिस पे आप कभी कोई रास्ता चुनते हो, कभी कोई रास्ता। आपको नींद आ रही है तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप पढ़ लो और एक बार सो के सुबह उठ के पढ़ लो। तो कोई भी एक सिचुएशन का चुनना, कोई भी एक 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को चुनना कंडीशन के बेसिस पे। अब ये कैसे कैसे होती है भाई, ऑफकोर्स ये तो नॉन टेक्निकल टर्म थी। टेक्निकल टर्म में हम सी लैंग्वेज में सीखेंगे तो उसमें हम इफ़, स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एंड एल्स एंड स्विच, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब ये होता क्या क्या है, इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो आप ध्यान से वीडियोस देखते रहिएगा और थोड़ा सा पेशेंसली समझिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी, कितनी तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं सी में। एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीज़ों को समझाइए। कितनी तरह के ऑपरेटर होते हैं ये सब जानने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है, कि ऑपरेटर क्या चीज़ है, सो दैट तभी तो हम समझेंगे कितनी तरह के ऑपरेटर अवेलेबल हैं। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो कंपाइलर को क्या बताता है, जो बताता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी कि एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि उसे किस तरह की मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है। देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
आप पहले ऐसे लिखते थे ना डिवाइड, लेकिन जब आप सी में लिखेंगे वो आप इस तरह से लिखेंगे। मॉडुलस, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत के बारे में आपको पता होगा। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी। देखो ये क्या है, एक सिंबल है जो कंपाइलर को बताता है कि उसे क्या ऑपरेशन करना है। यही तो बता रहा है कि आपको ऐड करना है दो नंबर को, और जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है। देखो ये क्या है, आपके सारे ऑपरेटर्स, ये क्या है, ऑपरेटर। और जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, आपको प्लस किन पे करना है, ए और बी पे। आपको माइनस किन पे करना है, ए और बी पे। आपको मल्टीप्लाई किन पे करना है, ए और बी पे। जिन पे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जो ये बताता है कि करना क्या है ए और बी के साथ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, कुछ भी, उन्हें बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। सी लैंग्वेज इज़ रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर, यानी कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं सी लैंग्वेज में। और कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे नीचे आपको दे रखे हैं, इनके पहले हम नाम जान लेते हैं, फिर हम इस हर एक ऑपरेटर को डिटेल में जानेंगे कि हर एक ऑपरेटर क्या है, उसका काम क्या है और कितने ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, मिसलिनियस ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है। ऐसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऐसे ही बाकी सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये किस लिए यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। एडिशन के लिए क्या सिंबल यूज़ होता है, प्लस। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या सिंबल यूज़ होता है, माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए सी में यूज़ होता है सिंबल ये। डिवीजन के लिए यूज़ होता है ये। मॉडुलस के लिए यूज़ होता है ये। अब देखो आई थिंक आप इन सब से तो फैमिलियर होगा। ए प्लस बी यानी कि अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है 3, अगर आप ए प्लस बी करेंगे यानी कि 2 + 3 कितना हो गया, 5। 2 - 3 यानी कि हो गया -1। 2 × 3 कितना हो गया, 6। इन तीनों चीज़ों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो नॉर्मल है। अब देखो इन दोनों पे एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो सपोज आपको 15 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 15 / 2। ठीक है। तो आप नॉर्मली 2 × 7 = 14। ठीक है। अब आपने जो 1 करा 0.5, ठीक है, यानी कि कितनी बार कट गया, 7.5। सिंपल है। ठीक है। ये तो डिवाइड भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 15 मॉडुलो 2, इसका मतलब क्या है, देखो अब आपको एक चीज़ तो पता होगा कि आपने ये लिखते हो। ठीक है। 2 × 7 = 14, ये क्या होता है, क्वोशंट है ना। और ये क्या बचा, रिमाइंडर। देखिए डायरेक्टली अगर आपने इसको कितनी बार टोटल कटेगा, 7.5 बार, लेकिन इंटीजर टाइम पे कितनी बार कटेगा, 7। यानी कि मॉडुलस क्या होता है, ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है फर्स्ट गो में। ये फर्स्ट गो ही तो, फर्स्ट गो में एक बार नंबर कितना कट गया, कटने के बाद या फिर कोई बड़ा नंबर है, बिना ऐसे समझिए बिना डॉट लगाए या फिर बिना पॉइंट लगाए पहली बार वो पहले 2 या 3 बार में जितना भी कट जाता है, कटने के बाद जो वैल्यू बचती है ये वो प्रोवाइड करता है। यानी कि इसमें रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब ऐसे समझिए 16 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा, 16। 8 × 2 = 16, पूरा कट गया, कितना बचा रिमाइंडर, 0। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 0। लेकिन अगर सेम टाइम पे 16/8 होता तो कितना आता, 2। यानी कि डिवाइड तो क्वोशंट प्रोवाइड करता है और मॉडुलस आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। ठीक है।
फॉलोइंग टेबल, जो नीचे आपको एक टेबल नेक्स्ट स्लाइड में दे रखी है, शो ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज एज्यूमिंग ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20। हमने एज्यूम किया है कि जो ए की वैल्यू है वो है 10 और बी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है 20। ठीक है, ये ऑपरेटर है प्लस एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये क्या है डिवाइड के लिए, ये है मॉडुलस। ऐड, ये इसका ये ऐड करता है टू ऑपरेंड्स को, ये सब्ट्रैक्ट करता है सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट वन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करता है दोनों ऑपरेंड को, ये डिवाइड करता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये क्या है, इसका नाम क्या है मॉडुलस ऑपरेटर। क्या नाम है मॉडुलस ऑपरेटर। जो रिमाइंडर बचता है आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन, यानी कि इंटीजर में डिवीजन, यानी कि फ्लोट और डबल पे नहीं चलेगा। यानी कि देखिए अगर आपने 27 है इसको 2 से डिवाइड किया है तो कितना चलेगा बताओ, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर बचा 3, तो फिर चलेगा 3 2 3 जा 6, कितना बचा 1, है ना, इतना ही चला ना। अब ये जो 1 बचा है ना, देखो 1 भाई पहले ये 1 गो या 2 गो में कितनी बार भी चलेगा तो कितनी बार कट गया, ये 13 टाइम कट गया। अब इसके बाद आगे जब ये कटेगा तो 13.5 कटेगा। हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है इंटीजर में कितना, देखो तो ये क्या हो गया क्वोशिएंट और ये क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मैं लिखती हूँ 27 डिवाइड बाई 2 तो ऑफकोर्स ये क्या देगा क्वोशिएंट, और इसे हम 0.5 भी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 27 मॉडुलो 2 तो कितना आएगा 13, यानी सॉरी 13 नहीं 1, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको रिमाइंडर। एक चीज़ याद रखना, जो डिवाइड होता है वो क्वोशिएंट प्रोवाइड करता है, मॉडुलस क्या होता है आपको रिमाइंडर। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, 10 + 20 इट्स इक्वल टू 30। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो 10 - 20 गिव्स यू -10। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, 10 × 20 गिव्स यू 200। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, इट्स गिव यू 2। अब बी की वैल्यू क्या है आपकी 20, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 × 2 = 20, कितना बचा रिमाइंडर 0, इट गिव यू 0। यानी कि जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्वोशिएंट मिलता है, जब आप मॉडुलस करते हैं यू विल गेट रिमाइंडर। ये होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। दूसरा ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। कंपेयर मतलब कि ए क्या बी से बड़ा है, ए क्या बी से छोटा है, क्या ए जो है इक्वल है बी के, क्या ए जो है नॉट इक्वल है बी के। ये क्या कर रहे हैं हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये यूज़ है इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू। क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, यानी कि सही है। क्या ए की वैल्यू देखो, क्या 6 के इक्वल होता है, हाँ भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या है इक्वल है, सही बात है, 6 के इक्वल ही। अब एक चीज़ बताओ, क्या 5 जो है नॉट इक्वल है 6 के, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू है, नहीं, तो क्या है ये बात ट्रू। ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल में अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ट्रू है, और इक्वल में अगर दोनों साइड सेम है तो इक्वल है। ये यूज़ होते हैं कंपेयर करने के लिए दो और मोर ऑपरेंड्स को, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए ये क्या करते हैं यूज़। जो ऑपरेंड होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं ए बी सी डी, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं जैसे 2 3 4 5, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन कैसे समझिए कि जैसे लिखा है 2 × 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 6 + 5, क्या ये ट्रू है, मतलब इन दोनों को कंपेयर, यानी कि 3 × 2 = 6, 6 + 5 बताओ
11, क्या 11 बड़ा है 11 से? नहीं, 11 के क्या होता है? इक्वल। तो कंडीशन क्या है? फॉल्स। ठीक है। कंपेयर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए यूज़ हो सकता है, ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ हो सकता है। और ऑपरेंड क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या दे रखा है, आप दो मार्क्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर, या दो वैल्यू को क्या कर रहे हैं? कंपेयर। यानी कि एक बच्चे के 98 है और दूसरे बच्चे के 97 है। बताइए कौन ज़्यादा बड़ा है? ए ज़्यादा बड़ा है या बी? ए की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। आइए रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, पहला है लेस देन। लेस देन का सिंबल होता है ये। दूसरा होता है लेस देन और इक्वल टू, इसका सिंबल होता है ये। इस ग्रेटर देन, इसका सिंबल होता है ये। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका सिंबल होता है ये। इक्वल टू, इसका सिंबल होता है ये। नॉट इक्वल टू, इसका सिंबल होता है ये। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमने माना है अगर कोई कंडीशन ट्रू है, ट्रू का मतलब है 1। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स का मतलब है 0। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। अब क्या 5 छोटा होता है 6 से? कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू का मतलब है क्या वैल्यू रिटर्न होगी? 1। क्या 4 छोटा होता है 4 से? 4 से छोटा तो नहीं होता, पर क्या होता है? इक्वल होता है। तो कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? 1। ठीक है। अब बताइए, क्या 5 जो है बड़ा होता है 7 से? कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स के लिए क्या आएगा? 0। अब क्या है, 7 जो है क्या बड़ा होता है या इक्वल होता है 5 से? इक्वल तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है? बड़ा। तो ट्रू का मतलब है कंडीशन क्या आएगा? वैल्यू रिटर्न क्या होगी? 1। अब क्या 6 के इक्वल है? यानी कि 6 से इक्वल का मतलब है क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हाँ, डबल इक्वल टू लगेगा, डबल, ये डबल लगेगा 2 बार। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? हाँ, ट्रू। ट्रू का मतलब है 1। क्या 5 जो है नॉट इक्वल होता है 5 के? यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल है। तो फॉल्स के लिए क्या आएगा? 0। अब ऐसे समझो, अगर इसकी जगह लिखा होता 6 इज नॉट इक्वल टू 7, क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के? तो कंडीशन क्या होती? ट्रू, क्योंकि ऑफकोर्स 6 7 के इक्वल नहीं होता। तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर यही होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है यूज़ होते हैं परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशंस को किसी भी गिवन एक्सप्रेशंस पे। जो भी एक्सप्रेशंस आपको दे रखे होंगे, जैसे सपोज 2 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या 2 बड़ा है 3 से? नहीं, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे ऐसा समझो 2 + 3 × 5 लेस देन होता है 6 + 11 के, यानी कि 3, देखो 5 3 जा 15, 16 और 17। क्या 17 जो है 17 से छोटा होता है? देखो 15 + 2 17, 17 से छोटा नहीं होता, फॉल्स। ठीक है। देखो, ये अब ये तो आपने जो आपने पढ़ा, ये क्या है? आपने रिलेशनल ऑपरेटर में एक्सप्रेशंस पढ़े। लेकिन अब ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपको बताने की कोशिश की थी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये अभी आप पढ़ चुके हैं ना। लेकिन अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं तो हम इसे आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सप्रेशंस तो यही होते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्सप्रेशन में आपको लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे अभी तक आपने किस में लगाए थे? रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक्सप्रेशंस पढ़े थे ना। ऐसे ही हम लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस में। ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नाम देखते हैं, हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन में कैसे लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, किसके थ्रू? लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। अब हमारे पास कितने हमारे पास ऑपरेटर? एक तो है लॉजिकल एंड,
एक है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। इसका सिंबल क्या होता है? डबल एंड, ठीक है। इसका होता है ये और इसका होता है ये। दे आर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं। आइए इन सब चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। देखो, लॉजिकल एंड का सिंबल ये है, लॉजिकल और का सिंबल ये है, लॉजिकल नॉट का सिंबल ये है। देखो, इसका मतलब होता है बोथ। मैंने आपको बताया था 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स। यानी कि बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, at least one of the condition be true। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, फिर यहाँ पढ़ेंगे। जैसे सपोज मैं लिखती हूँ, देखो ये लिखा मैंने, क्या 2 बड़ा होता है 3 से? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। 5 बड़ा होता है 7 से, दोनों कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जब दोनों कंडीशन, यानी कि एंड में ट्रू होने के लिए क्या मतलब? एंड मतलब दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। अब ये क्या है? दोनों कंडीशंस हमारी क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स। अब एक चीज़ देखो, ट्रू 2 5 ग्रेटर देन 7, क्या 2 छोटा होता है 3 से? कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू। और ये क्या है? क्या 5 बड़ा होता है 7 से? नहीं। यानी कि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तब भी क्या आएगा? आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। अब देखो दूसरा, ये और ये लिखा है, क्या 2 जो है बड़ा होता है 3 से? कंडीशन फॉल्स। 5 जो है छोटा होता है 7 से? कंडीशन ट्रू। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा? फिर अगेन फॉल्स आएगा। अब तीसरा देखते हैं, 2 जो है छोटा है 3 से और जो 5 है वो भी छोटा है 7 से, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। यानी कि इन नटशेल कह सकते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो, इन कंडीशंस में क्या आएगा? आउटपुट फॉल्स। ये कहता है एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं आउटपुट दूंगा। देखो अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यही चीज़ सेम लिखी है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 2 जो है बड़ा है 3 से, कंडीशन क्या है? फॉल्स। और दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। एक ट्रू होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो ट्रू हो। 5 जो है बड़ा होता है 7 से, नहीं, दोनों कंडीशन क्या है? फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। अब देखो 2 जो है छोटा होता है 3 से, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। और क्या 5 जो है बड़ा होता है 7 से, कंडीशन क्या है? फॉल्स। एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन क्या है? ट्रू, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। अब तीसरा देखो, क्या 2 जो है बड़ा होता है 3 से? नहीं, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। और 5 जो है छोटा होता है 7 से? हाँ, सही बात है, कंडीशन ट्रू। एक वन ऑफ द कंडीशन क्या है? ट्रू, तो कंडीशन आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। अब ये देखो 2 जो है छोटा होता है 3 से, हाँ ट्रू है, और 5 जो है छोटा होता है 7 से, दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी ट्रू है। तो यानी कि इन अ नटशेल हम क्या कह सकते हैं, ये बोलता है कि एटलीस्ट एक ट्रू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आउटपुट क्या दूंगा? ट्रू। यानी कि लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तो ही मैं आउटपुट ट्रू दूंगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। लॉजिकल और बोलता है कि भाई मुझ में से कोई भी एक कंडीशन जो तुमने दे रखी है, एक कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं आउटपुट ट्रू दे दूंगा, सिर्फ तभी फॉल्स दूंगा जब दोनों ही आउटपुट क्या होंगे? फॉल्स। देखो ये समझ आया। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, सपोज मैं x की वैल्यू 2 मान लेती हूँ, y की वैल्यू 5,
तो एक बार बताओ x की वैल्यू क्या है 2, ट्रू 2 जो है 5 से बड़ा है, कंडीशन क्या है फॉल्स। क्या y जो है 5 जो है 5 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन क्या है फॉल्स, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स। यानी कि इसके लिए ट्रू आने के लिए दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए ट्रू। लेकिन अब देखो ये क्या लिखा x क्या है, यानी कि 2 जो है बड़ा या इक्वल है 10 से, नहीं। क्या y जो है बड़ा है इक्वल है 10 से, y की वैल्यू क्या है 5, भाई दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। अगर एक भी ट्रू होती तो आउटपुट क्या आता ट्रू। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। अब लॉजिकल नॉट, देखो लॉजिकल नॉट को पहले हम यहाँ समझते हैं। सपोज मैंने ये कंडीशन लिखी 2 ग्रेटर देन 3 और 5 ग्रेटर देन 7, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसके आगे मैंने एक क्या लगाया है लॉजिकल नॉट। 2 क्या बड़ा होता है 3 से, नहीं, कंडीशन क्या है फॉल्स। और 5 क्या बड़ा होता है 7 से, नहीं, कंडीशन क्या है फॉल्स। अब बताओ जब दोनों ही फॉल्स होता है तो और में क्या आता है फॉल्स आता है। अब लॉजिकल नॉट क्या कहता है, जो आउटपुट आता है आपका कैलकुलेशन करके, मतलब ये सारी कैलकुलेशन करके आउटपुट फाइनल क्या आ रहा है, मतलब अगर इसको हटा दें, इस पोर्शन को अगर हटा दें तो क्या आ रहा है फॉल्स। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो आपका आउटपुट आ रहा होता है सारी कैलकुलेशन को करके उसको चेंज कर देता है। अगर फॉल्स आ रहा होता है तो उसे ट्रू कर देता है, यानी कि अगर ट्रू आ रहा है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो उसे ट्रू कर देगा। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 जो है क्या बड़ा होता है छोटा होता है 3 से, कंडीशन क्या है ट्रू। एंड क्या 5 जो है छोटा है 7 से, कंडीशन क्या है ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आएगा एंड में ट्रू आएगा। अब अभी तक तो सारा फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। अगर लॉजिकल नॉट को हटा दो, लॉजिकल नॉट का मतलब है ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को क्या करना ट्रू, तो अब क्या आएगा इसका आउटपुट फॉल्स। यानी कि लॉजिकल नॉट का काम क्या है, ये रिवर्स कर देता है जो स्टेट ऑपरेंड की इससे आ रही है। देखो सपोज ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी 2, क्या 2 जो है वो बड़ा होता है 5 से, नहीं, कंडीशन क्या है फॉल्स। क्या 5 जो है वो छोटा होता है 5 से, नहीं भाई, कंडीशन फॉल्स। एंड क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स आएगा। लेकिन लॉजिकल नॉट लगने की वजह से जो फॉल्स आना था वो क्या हो गया ट्रू। यानी कि अगर आउटपुट ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इन अ नट शेल हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, एंड तब ट्रू देगा जब दोनों ही आउटपुट आपके ट्रू होंगे, यानी कि दोनों ही ट्रू होंगे। और कब ट्रू देगा, जब एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होगी। और लॉजिकल नॉट का मतलब है जो आपका आउटपुट आ रहा होगा फाइनल, लॉजिकल नॉट लगाने से पहले अगर वो ट्रू हो रहा है तो उसे फॉल्स कर देंगे, फॉल्स हो रहा है तो उसे ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमारे होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। देखो बिटवाइज ऑपरेटर जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना एक डिटेल देना चाहूँगी, पहले आप उसे समझिए सो दैट हम बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस की यूनिट क्या है किलोमीटर या किलोमीटर, बेसिक यूनिट मीटर। ऐसे ही जो आपके कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में। ये बेसिक यूनिट होती है, यानी कि बिट्स क्या होती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, यही दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। हर चीज़ किस में स्टोर होती है, बिट्स की फॉर्म में। तो आप देखिए आपके पास 2 बिट्स होती हैं 0 और 1। कंप्यूटर में किस में फॉर्म स्टोर होता है डेटा, बाइनरी डेटा, यानी कि 0 या 1। एक बाइट में कितनी बिट स्टोर होती हैं, 8 बिट्स स्टोर होती है हमारी। कितनी बिट्स स्टोर होती है, 8 बिट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हर उसमें या तो 1 स्टोर होगा या 0, 1 स्टोर होगा या 0, 1 स्टोर होगा या 0। हर उसमें हर बिट में या तो 1 स्टोर हो सकता है या 0। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है। अब आप एक चीज़ समझिए, हर चीज़ किस, देखो जो हम मैथमेटिकल पढ़ते हैं, मैथ्स में हम डेसिमल में क्या पढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना मैथ्स में, इसके अलावा तो आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। डेसिमल में
पर मैंने क्या कहा है कि कंप्यूटर में हर चीज़ किस में स्टोर होती है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है। जब आपका बोलना बाइन, तो उसके लिए 0 1 में तो कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं होती होगी, किस में स्टोर होती होगी, बाइनरी, यानी कि 2 की पावर में। अब देखो पहले आप ये समझो 2 की पावर 0, पहले यहाँ समझिए 2 की पावर 0, यहाँ समझाती हूँ आपको। पहले ये चीज़ देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होगी, 1। 2 की पावर मतलब 2 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आया, 2। 2 की पावर 2 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना, 4। 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर 2 की पावर 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64 और 128। ऐसे आप इतने आगे कितनी भी लिख सकते हैं। अब देखो ये 8 बिट बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा 8 बिट बन गई ना, यानी कि हर चीज़ बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। अब देखो अगर मैं लिख रही हूँ, अब देखो 8 बिट में लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, इसका मतलब क्या है 2, इसका मतलब क्या है 4, इसका मतलब क्या है 8, इसका मतलब क्या है 16, इसका मतलब क्या है 32, इसका मतलब क्या है 64, इसका मतलब क्या है 128। यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट आपको साफ से क्लियर हो जाए। देखो ये चीज़ यहीं लिखी हुई है ना, तो यहाँ तो सही से क्लियर हो रहा है ना। अब देखो ये चीज़ लिखी हुई है, अगर मुझे किसी को भी बाइनरी टर्म में रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये क्या है, 2 की पावर की क्या है, वैल्यूज़ है। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पे बताओ 1 2 4 8 में कहीं पे भी 0 लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं। तो सारी 8 की 8 वैल्यू आप क्या लिख दो, 0 0 0 0 0 0 0, चारों की चारों वैल्यू क्या हो गई, 0। देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब 1 कहाँ शो हो रहा है, 1 शो हो रहा है यहाँ पे, तो जहाँ 1 है वहाँ तो आपने 1 लिख दिया, बाकी सब जगह क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लिख दिए। अब 2 कहाँ है, यहाँ है, बाकी सब जगह क्या लिख दो, 0। अब बताओ 3 कहीं लिखा है, किसी 2 की पावर में 3 है, नहीं। जब 2 की पावर है तो हमेशा सारे नंबर क्या आएंगे, इवन आएंगे, ये तो श्योर है। तो अब एक बार बताओ 3 कैसे बनाओगे, देखो 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो यानी कि 2 + 1 यानी कि 2, 1 और 1, यहाँ 3 बना दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये किसकी बाइनरी फॉर्म है, 1, ये किसकी है 2, ये किसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 3 की। यानी कि हम जो डेसिमल में लिखते हैं उसे हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वो चीज़ है। अब देखो 4 है, 4 कैसे बनेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे सब में 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यानी कि जो हम डेसिमल में 0 1 2 3 लिखते हैं वो कैसे शो होगा या कैसे स्टोर होगी वैल्यू 1 2, वो ऐसे स्टोर होती है बाइनरी फॉर्म। 5 कैसे लिखेगा, 4 + 1 यानी कि 4 पे 1 आएगा और 1 पे 1 आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, 0। यानी कि जो आपको वैल्यू बनानी है उसको ऐड करके या कैसे भी वहाँ पे आप 1 1 लिख देंगे, बाकी जगह 0। लेट सपोज मेरे को बनाना है 20, क्या बनाना है 20, तो एक बार बताओ 16 है ना, और 4 क्या होता है 20, बाकी सब जगह क्या आएगा
0 0 0 0। सिंपल सा क्या है, आपको इन टर्म्स का यूज़ करके यानी कि 2 की पावर में जाके आपको क्या करना है, देखो दोबारा समझा रही हूँ। देखो एक बाइट में 8 बिट होती है, ये आपको पता है, यानी कि 8 बिट में रिप्रेजेंट होंगे। आपके लिए ये सब क्या है, डेसिमल है, यानी कि 0 1 2 3 4 आप पढ़ते हो ना मैथ्स में। अब मैथ में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर में 1 2 3 4 में तो स्टोर नहीं होता, वो किस में होता है, बाइनरी। बाई मतलब 2, यानी कि हर चीज़ 2 की पावर में चलेगी। देखो एक बार दोबारा से बनाती हूँ। सपोज मुझे 15 स्टोर करना है, तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 की पावर इसकी 1 क्या होती है, 2। इसकी क्या होती है, 4। ये क्या होती है, 8। ये क्या होती है, 16। ये क्या होता है, 32। ये क्या होता है, सॉरी 64। ये क्या होता है, 128। अब 15 कैसे बनेगा, देखो 8 + 4 कितना हो, 12, 13 14 15, यानी कि 8 + 4 + 2 + 1 करके क्या होता है, 15। तो यहाँ पे 1 1 1 1, बाकी सब जगह क्या डाल दो, 0 0। अब मुझे सपोज बनाना है 22। 16 + 4 क्या होता है, 20। 16 17 18 19 20। अब और 16 + 4 सॉरी 16 + 4 क्या होता है, 20। और मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर और तो 22 हो गए। 16 + 4 + 2 कितना होता है, 22। तो जितने से वैल्यू बन रही है वहाँ पे 1 1 लिख दिया। इसी को हम डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सपोज आपको सपोज क्या बनाना है, 34 बनाना है। लेट सपोज 34 या 35 बनाना है। चलो लेट सपोज हम मान लेते हैं हमको 35 बनाना है। तो 32, ठीक है, +2 कितना हुआ, 34 + 1। 32 + 2 + 1 कितना हुआ, 35। तो यानी कि जो डेसिमल नंबर टर्म्स हैं इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है ये। आपको पहले ये समझ आया कि आप किसी भी नंबर को 1 2 3 4 15 16 24 किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो बिटवाइज ऑपरेटर समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा वर्क है। होप आपको एक बार देखो सिंपल सा है, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर। बाइनरी मतलब 2 की पावर। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 × 1 2। तो यानी कि अगर कोई नंबर ऑड नंबर बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे 4 + 2 6 + 1 7। इस तरह से बनाते जाना है। इतना समझ आया। चलिए अगर आपको ये समझ आया तो हम अब स्टार्ट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। देखो बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे वर्क करता है। बिट्स समझ आ गई, बेसिक यूनिट होती है डेटा को स्टोर करने की। एंड बिटवाइज बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो इसकी वर्किंग होती है वो होती है बिट बाय बिट। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज इन बिट लेवल प्रोग्रामिंग। जब आप बिट लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट होते हैं सिर्फ इंट और कैर, यानी कि कौन से डेटा टाइप पे ये ऑपरेट हो सकते हैं, इंट और कैर पे। इन्हें आप फ्लोट और डबल पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ क्लियर होगी। जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो किन पे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं बिट्स पे, और ये परफॉर्म करते हैं बिट वाइज बिट ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेटर होते हैं ये बिट लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं, और ये सिर्फ इंट और कैर के लिए यूज़ होते हैं, फ्लोट और डबल के लिए यूज़ नहीं होते। अब आइए जानते हैं कि जो है बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर आपके ये हैं। देखो बिटवाइज एंड के लिए ऑपरेटर है एंड, यानी कि जैसे आपका एंड ऑपरेटर वर्क करता था ना, देखो जैसे सपोज पहले क्या बोलती है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, यानी कि बिटवाइज एंड कहता है कि अगर दोनों ही बिट्स 1 होंगी तो ही मैं आउटपुट 1 दूंगा, अदरवाइज 0 दूंगा। जैसे आपने लॉजिकल एंड में पढ़ा था कि दोनों ही आउटपुट ट्रू होंगे तो ही, देखो सपोज अगर 1 0 0 1 1 1
और क्या लिखा है यहाँ पे 0 0। अगर इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया बिटवाइज एंड, क्या लगा दिया बिटवाइज एंड, तो क्या दोनों ही वैल्यू 1 है? नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा 0। क्या दोनों ही वैल्यू 1 है? नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा 0। दोनों वैल्यू 1 यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा 1। जैसे लॉजिकल एंड वर्क करता था बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करता है। अब दूसरा आता है और, ये क्या है बिटवाइज और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज और। बिटवाइज और बिल्कुल वैसे वर्क करता है जैसे लॉजिकल और। बिटवाइज जैसे लॉजिकल और बोलता था दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर एक बिट की वैल्यू, अगर दोनों में से किसी भी एक बिट की वैल्यू अगर 1 है तो ये आउटपुट क्या देगा 1 देगा। अदरवाइज क्या देगा ये, देखो जैसे 0 0 है, 0 0 तो दोनों आउटपुट ही 0 है तो ये 0 देगा। यानी कि अगर इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया बिटवाइज और, एक भी वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 है तो यानी हाँ तो दोनों ही वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1। यानी कि बिटवाइज एंड कहता है दोनों में से अगर दोनों ही मतलब दोनों ही वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही बिट की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट आएगा 1। अदरवाइज सॉरी अदरवाइज क्या आएगा 0। जबकि जो लॉजिकल और है बिटवाइज और है वो ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी बिट, एक बिट की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1। यानी कि ये बिल्कुल वैसे वर्क करता है जैसे लॉजिकल एंड वर्क करता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है वो वेरिएबल्स पे कांस्टेंट पे वर्क करता है, ये बिट्स पे वर्क करता है। और बिटवाइज और बिल्कुल वैसे वर्क करता है जैसे लॉजिकल और वर्क करता है। पहले इन दोनों को समझते हैं फिर आगे वालों पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो बिटवाइज एंड और बिटवाइज और। बिटवाइज एंड क्या कहता है, जैसे कि अगर दोनों ही बिट्स की वैल्यू क्या है 1, अगर दोनों ही बिट्स की वैल्यू क्या है 1, तभी मैं आउटपुट क्या दूंगा 1। अदरवाइज मैं क्या दूंगा 0। जैसे ही यहाँ पे दोनों बिट की वैल्यू क्या है 1, अगर बोथ बिट्स हैव वैल्यू 1 देन ओनली गिव 1 आउटपुट। ये किसके लिए है? एंड के लिए। देखो दोनों बिट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या है 1। एक बिट की 1 है, एक की 0 तो आउटपुट क्या आएगा 0। एक की 0 है, एक की 1 है, आउटपुट क्या आएगा 0। दोनों की 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 0। अब दूसरा क्या है बिटवाइज और। बिटवाइज और क्या कहता है, इफ एनी वन ऑफ देम, यहाँ पे देम का मतलब क्या है बिट, हैव 1, मतलब एनी वन ऑफ देम बिट हैव 1, यानी कि दोनों में से किसी भी एक बिट की वैल्यू अगर 1 है तो ये आउटपुट क्या देगा 1। देखो दोनों बिट की वैल्यू 1 है 1 ही आना है, एक बिट की वैल्यू 1 है 1 आएगा, एक बिट की वैल्यू 1 है 1। 0 कब आएगा? जब दोनों ही बिट की वैल्यू क्या है 0। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाती हूँ। सपोज x है, x की वैल्यू मैंने 3 मानी है, y की वैल्यू क्या मानी है 4। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर मैं 3 लिखना चाहती हूँ तो कैसे लिखूँगी 2 + 1, यानी कि 1 1 0 0 0 0 0 0। अब मैं 4 लिखना चाहती हूँ तो 4 कहाँ है? यहाँ, बाकी सब जगह 0। ये क्या है 3 और 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 1 0 1 0 0 0 0 0। अगर मैं इनके बीच बिटवाइज एंड परफॉर्म करना चाहती हूँ तो ये कहता है कि अगर दोनों ही बिट क्या बोलते हैं, अगर दोनों ही बिट 1 है तो ही मैं आउटपुट क्या दूंगा 1। अदरवाइज क्या आएगा 0। देखो दोनों बिट 1 है नहीं तो 0, दोनों बिट 1 है नहीं 0, दोनों बिट 1 है नहीं 0, दोनों ही 0 है 0 0 0 0, तो सारा क्या आ जाएगा 0। देखिए आउटपुट बिल्कुल यही आ रहा है।
ठीक है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। लेट सपोज इसकी जगह, चलो मैं आगे नेक्स्ट लिख के दिखा देती हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना हो। अब दोबारा से इसको लिख लेते हैं, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। इसको क्या लिखते हैं, ये इसकी वैल्यूज़ है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा 1, 2, 4, 8, 16। ये तो पता है ना, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2 4, 16, 32, 64। एक सेकेंड, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, ये लिख दिया। अब सपोज इसको 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको 4 लिखना है, तो 4 यहाँ, बाकी सब जगह 0, 0, 0, 1, 2, 3, यहाँ एक और 0। अगर मैं कराना चाहती हूँ x XOR, मतलब x और y, ये क्या बोलता है, अगर एक भी बिट 1 है तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, 1। देखो ये तो यहाँ देखो, ये एक बिट 1 है, आउटपुट क्या, दोनों में से एक बिट 1 है, 1, दोनों में से एक बिट 1 है, 1, 0, 0, 0, 0, 0। देखो यही आउटपुट यहाँ आ रहा है आपका। ठीक है, समझ आया। लेकिन अभी अगर मैं सेम टाइम पे, अब देखो दूसरा क्या है, ये होता है बिट वाइज एक्सॉर। इसे क्या बोलते हैं, बिट वाइज एक्सॉर। इसका सिंबल होता है ये क्या कहता है, अगर दोनों बिट्स सेम है, यानी कि इफ बोथ बिट्स आर सेम, इफ बोथ बिट्स आर सेम, यानी कि अगर दोनों बिट्स सेम हैं, यानी कि दोनों बिट्स सेम होने का मतलब या तो दोनों बिट्स 0 हैं या दोनों बिट्स 1 हैं, तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, 1। अदरवाइज आउटपुट इज 0। देखो जब दोनों बिट्स सेम थी तब, सॉरी इफ मैंने सॉरी इफ बोथ बिट्स आर सेम, ठीक है, आई विल गिव 0। जब दोनों बिट्स सेम हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। वो गलत बोला गया, अगर दोनों बिट्स सेम हैं तो आउटपुट आएगा 0, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, 1। यानी कि अगर दोनों बिट्स सेम है, यानी कि दोनों बिट्स या तो 1 है, दोनों बिट्स 0 हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर दोनों बिट्स आपकी डिफर है, यानी कि एक 1 है एक 0 है, दोनों में से कोई भी, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। देखो अब आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो लिखना आ गया। देखो यही समझाती हूँ, ये एक बिट 1 है एक 0, तो आउटपुट क्या आया, 1। एक बिट 1 है एक 0, तो आउटपुट क्या है, 1। यानी कि दोनों बिट क्या कर रही है, डिफर कर रही हैं। एक बिट 0 एक बिट 1 है, आउटपुट आया क्या, 1। दोनों बिट क्या है, सेम, दोनों बिट क्या है, सेम, दोनों बिट क्या है, सेम। अगर बिट सेम है, यानी कि दोनों 0 हैं या दोनों 1 है, तो आउटपुट आएगा 0, अदरवाइज क्या आएगा, 1। बिट वाइज एंड क्या कहता है कि दोनों ही बिट्स अगर 1 है तो मैं आउटपुट दूंगा 1। बिट वाइज और कहता है दोनों में से कोई भी बिट अगर 1 है तो मैं आउटपुट दूंगा 1। जबकि बिट वाइज एक्सॉर कहता है कि अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं, यानी कि एक 0 है एक 1 है, तो मैं आउटपुट दूंगा 1, अदरवाइज 0। ठीक है, फिर हमारी ये शिफ्ट्स हैं दो तरह की। एक तो है ये जैसे लेफ्ट की तरफ जा रही है ना ये चीज़, एरो शिफ्ट, एरो किधर की साइड जा रहा है, लेफ्ट, तो इसे बोलते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। आइए इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होता है उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये तो आपको समझ आ गया। पहले मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक में समझाती हूँ। देखो सपोज एक्स, पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ, फिर मैं इसको लॉन्ग ट्रिक में भी समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए देखो एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है,
जिसको आपको क्या करना है, लेफ्ट बिट वाइज, उस पर बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन क्या है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब देखो वाई, अगर ये लिखा है एक्स लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि ये है नंबर ऑफ बिट्स यू वांट टू शिफ्ट, यानी कि मैं चाहती हूँ कि एक बिट की क्या हो, शिफ्टिंग हो। यानी कि 7 जो है, एक बिट 7 को आप एक बिट शिफ्ट करना चाहते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लो, फिर इसे मैं लॉन्ग ट्रिक में भी समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो अगर ये लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स यू वांट टू शिफ्ट। तो मैं कितने बिट शिफ्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक बिट शिफ्ट करना, तो कितना आएगा 14। अब ऐसे ही समझो, अगर लिखा है क्वेश्चन में x शिफ्ट 2 ठीक है, ये लिखा है, तो सिंपल सा फॉर्म, x की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 4। ठीक है, ये क्या है, कितने बिट आप शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 16। तो सिंपल सा है, आपको ये समझ आया कि कितने बिट आपको शिफ्ट करना है। 7 4 जा 28, 56। ठीक है, देखो सिंपल सा, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कि आपको एक सिंपल सा पॉइंट करना है कि आपको जितना भी वेरिएबल दे रखा है, सपोज 16, 7 मल्टीप्लाई 16 क्या होता है 112। ठीक है, ऐसा समझिए कि आपको लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि x एक वेरिएबल है जिसको आपको 1 बिट 2 बिट 3 बिट या 4 बिट शिफ्ट करना है। तो आपको कैसे निकालना है कि शिफ्ट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी। देखिए, तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, पहले आपने 7 लिखा, 7 की मल्टीप्लाई करी 2 की पावर में। 2 जो है, क्योंकि हर चीज़ बाइनरी में होती है इसलिए 2 की पावर होती है, और n की वैल्यू कितनी होगी, कितने बिट आपको शिफ्ट करना है, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, और इनको कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गई शॉर्ट थ्रू फॉर्मूला। अब आपको इसको उसकी तरह समझाती हूँ। देखो 7 है, 7 का बाइनरी क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब 7 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 0 0 0 0 0। इतना समझ आए, 8 बिट बाइनरी में लिख दिया। अब मैं कितने, अब देखो यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक बिट लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि इधर की साइड शिफ्ट करना चाहती हूँ। जब मैंने शिफ्ट करा तो ये वाली बिट तो लॉस्ट हो गई, ये बिट कहाँ आ गई, यहाँ। ये बिट कहाँ आ गई, यहाँ। ये बिट क्या आ गई, यहाँ। ये बिट कहाँ 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 आ गई, यहाँ। अब ये जो खाली स्पेस बना है इसमें हम एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देते हैं, इसको हम कि सो दैट 8 बिट कंप्लीट रहे। ठीक है, अब देखो इसको देखो, 8 + 4 कितना होता है, 12 + 2 8, 8 + 4 + 2 कितना हो गया 14। यही आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो, अब आप 2 बिट शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने कितने बिट शिफ्ट करा है, इसे 1 बिट। अब इसको आप कितने बिट शिफ्ट करना चाहते हैं, 2, एक बार 2 बिट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक बार शिफ्टिंग हो गई। अब दोबारा शिफ्टिंग करो, पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर,
ये इधर। अब देखो, अब सपोज हम तो अभी 8 बिट लेके चल रहे हैं, आप इसे कितनी, अब देखो लिमिटेड तो कुछ नहीं है कि आप 8 बिट में लो, अब आप मैं कह रही हूँ 100 बिट में आगे ले लो, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ समझना जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब सपोज मैं 8 बिट लेके चल रही हूँ तो उस हिसाब से मेरा डेटा लॉस्ट हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया नहीं, 1 बिट पे ऐड कर दी, यानी कि एक्स्ट्रा एडिंग कर दी। लेकिन अगर मैं 28 की जगह यानी कि 8 बिट की जगह 16 बिट लेके चलती तो वो 0 उधर ऐड हो जाती ना। तो अब आप कितना शो कर सकते हो, देखो यहाँ कितना हो गया, 16 + 8 + 4 + 2 कितना हो गया, 28। अब आप 8 बिट मतलब 8 की जगह आप 16 बिट रिप्रेजेंट कर दोगे, 32 बिट रिप्रेजेंट कर दोगे, कितनी बिट रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप 8 बिट में करोगे, एक पॉइंट पे आके डेटा लॉस्ट होने लगेगा ना आपके हिसाब से। तो इसलिए आप इस ट्रिक को ना अप्लाई करके, क्योंकि आप एक पेपर पे कितनी बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 20 कितनी करोगे, कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे। तो आंसर कहीं ना कहीं आके इस वे में गलत होएगा, क्योंकि आप 8 9 सॉरी 10 20 कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे। इसलिए इस फॉर्मूले के थ्रू आउटपुट निकालना, जब आपको क्वेश्चन आए बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो आपको बताना है हमारा एक वेरिएबल है x, उसको हम 1 बिट शिफ्ट कराना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, 7 ये ऑपरेशन है लेफ्ट शिफ्ट का बाय 1 बिट, 7 × 2 की पावर n, n कितने होते हैं, नंबर ऑफ बिट यू वांट टू शिफ्ट, 14। शिफ्टिंग करने से ये वाली वैल्यूज आती रहेंगी। देखो एक चीज़ देखना, 7 2 14, 14 2 28, ठीक है, 7 8 56, तो 28 × 2 होता है ना, ये हर उसका डबल होता है, जो पहली वाली वैल्यू होती है उसका एग्जैक्ट डबल है। देखो 7 का डबल क्या है, 14, 14 का डबल क्या है, 28, 28 का डबल क्या है, 56, 56 का डबल क्या है, 112। तो आपको बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट समझ आया होगा। आइए इसकी एक बार थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, वही थ्योरी लिखी है जो मैंने बोला। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ईच बिट ऑफ द ऑपरेंड टू इट्स लेफ्ट, ये ऑपरेंड ही तो है एक्स, एक्स पे आप जो है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, एक बिट का लेफ्ट शिफ्ट, तो एक तरह से ये एक तरह का ऑपरेंड ही तो है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हर एक बिट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होती है। देखो इफ एक्स, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, द वैल्यू ऑफ वाई इन द एक्सप्रेशन, ये लिखा है, इसको आप 1 बिट शिफ्ट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 14 आया, किसके थ्रू, देखो ये रहा, ये लिखा है ना, 7 × 2 की पावर n, 7 x क्या है, 7 × 2 कितने बिट, 1, तो आ गया ना 14। ये इसकी 14 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सिंस इट शिफ्ट द बिट पोजीशन टू द लेफ्ट बाय 1 बिट, द वैल्यू स्टोर्ड इन x इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट पोजीशन टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। यानी कि जो मैंने कहानी आपको समझाई, ये वही कह रहा है कि x आपका एक ऑपरेंड है जिस पे आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। कितने बिट लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो, 1 बिट। तो अगर आप निकालना चाहते हो 1 बिट शिफ्ट होने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या चेंज होगी, तो 7 में 2 की पावर n कर दो, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि कितने बिट्स आप शिफ्ट करना चाहते हो। तो 7 × 2 की पावर 1 यानी कि 14, ठीक है। अगर आप 2 बिट शिफ्ट करना चाहते हो तो 7 × 2 की पावर 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 28। वही कहानी है जो मैंने आपको यहाँ समझाई। होप ये आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं दूसरी पे, हमारा सॉरी थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, ठीक है। बिट वाइज राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट का जो आपका सिंबल है वो ये है, जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट में पढ़ा था कि आप अपनी बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते थे, ऐसे ही यहाँ पे क्या शिफ्टिंग करना चाहते हैं, राइट की साइड। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले देखो सपोज आपका एक वेरिएबल है 7, ठीक है, आप उसे क्या करना चाहते हैं, राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, कितना, ये बताता है नंबर ऑफ बिट्स यू वांट टू शिफ्ट टू राइट साइड, राइट साइड आप कितना शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैंने लिखा है, तो जैसे आप जब लेफ्ट शिफ्ट करते थे तो क्या करते थे, 7 × 2 की पावर n, यहाँ पे अगर आपको करना है
तो आप करेंगे x की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 2 की पावर n, यानी कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स यू वांट टू शिफ्ट। आप कितने बिट्स शिफ्ट करना चाहते हैं, किधर की साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखो 7/2 की पावर 1 कितना होता है 7/2, यानी कि अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 2 3 जा 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर इसी को आप अगर आप इसे 2 बिट्स राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या आएगा 7/2 की पावर 2, तो 7/2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो यानी कि 4 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 2 बच्चे पॉइंट, ये क्या आएगी वैल्यू 1। लेकिन अगर आप इसको 3 बिट शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसी आएगी 7/7 4 जा, यानी कि 2 की पावर 3, 7/2 4 4 2 जा 8। इस तरह से आप आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप जैसे जैसे बिट्स बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से शिफ्टिंग होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आए कि आप बिट्स में कितना भी आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब इसको हम बाइनरी की फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 4 8 16 32 64। देखो ये तो अब आपको ऐसे समझ आ गया होगा, चलो मैं एक बार यहाँ करके दिखा देती हूँ। 128, इसको अगर हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये समझ आया। अब इसको हमें क्या करना है, एक बिट क्या करना है राइट साइड शिफ्ट करना है, इधर की साइड, इधर की साइड शिफ्ट करना है ना हमें। अब इधर की साइड देखो, अब मैंने जैसे आपको बताया था हमें क्या करना है, इधर की साइड शिफ्ट करना है इधर। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला, अब एक लाइन खींच देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब आप इधर की साइड शिफ्टिंग करेंगे तो देखो ये वाली तो चीज़ इधर चली जाएगी बाहर, और ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ, ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ, ये वाली 0 यहाँ, ये वाली 0 यहाँ, ये वाली 0 यहाँ, यहाँ वाली 0 यहाँ, यहाँ हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो एक चीज़ बताओ, जब आपने ये करा तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 + 1 3, यही पहले में आ रही थी हमारी, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 3, यही तो वैल्यू आ रही थी यहाँ पे हमारी। जब आप एक बिट शिफ्ट करेंगे, एक बिट शिफ्ट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, यानी कि 3, आउटपुट क्या आएगा 3, यही आ रहा है। अगर आप एक बिट और शिफ्ट करेंगे, इधर की साइड चलेंगे तो क्या आएगा, ये वाला 1 तो यहाँ आ गया, ये वाला लॉस्ट हो गया, फिर ये वाला करेंगे 0, ये वाला करेंगे 0, ये वाला करेंगे 0, ये वाला 0 0 0, तो क्या आ गया 1। अब 1 के बाद अगर आप दोबारा से देखो, जो था x y = x आपने 3 बार करा था, है ना, 3 बार शिफ्टिंग की थी, यानी कि 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, यानी क्या आता 7/8, यानी कि 8 को क्या 7 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 0 आएगा। तो जब आप देखो यहाँ करके दिखाती हूँ, अगर आप 8 को 7 से डिवाइड करना चाहोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आ सकता ना। तो जब हम यहाँ पे एक और बिट शिफ्ट करेंगे तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी हमारी 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि डेटा लॉस्ट हो जाता है। राइट शिफ्ट करेंगे कि एक बिट हटती जाएगी, 0 0 आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 0, यानी कि इसे बोलते हैं राइट तरफ शिफ्ट करना। अगर आप राइट तरफ शिफ्ट करें, उस बिट को डिवाइड कर देंगे 2 की पावर n, n क्या है कितने, अगर आपको देखो, अगर आपको क्या करना है लेफ़्ट शिफ्टिंग करनी है, क्या करनी है लेफ़्ट शिफ्टिंग, तो आप उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर n से। 2 की पावर n क्या रिप्रेजेंट है, कितने बिट्स आपको शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड। लेकिन अगर आपको राइट शिफ्ट करना है 1 बिट या 2 बिट या कितने भी बिट, तो x डिवाइड बाय 2 की पावर n, n रिप्रेजेंट करता है कितने बिट आपको राइट शिफ्ट करना है। आइए इसकी थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, वही थ्योरी है जो मैं बोल रही थी
सिंटेक्स ऑफ राइट शिफ्ट, देखो वेरिएबल और नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि x आपका वेरिएबल है या y आपका कोई भी, और उसे आप कितने बिट पोजीशन शिफ्ट करना चाहते हैं, 2, 3, 4, कितने बिट्स आप उससे क्या करना चाहते हैं, मूव। जैसे एक वेरिएबल x, इसकी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप तो पता होगी ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1, 1, 1 और बाकी सब जगह 0। अगर आप इसको एक बिट शिफ्ट करेंगे, यानी कि इधर की साइड करेंगे, तो ये वाला 1 तो लॉस्ट हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 1, ये वाला आ जाएगा, ये यहाँ आ जाए, मतलब ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, 0, 0, 0। तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, इसकी 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाइए, क्योंकि एक बिट आपने राइट की साइड शिफ्ट करा है। ये लिखा है, ये नहीं है, ये है 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी कि अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो x को आप जो है डिवाइड, अगर आप राइट शिफ्ट करना चाहते हैं 1 बिट 2 बिट, तो जिसको भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसे 2 की पावर n से क्या कर दो, डिवाइड। n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ बिट आपको राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल x की पावर 7 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको अगर आप राइट शिफ्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, यही चीज़ लिखी है सिंपल सा। अगर आप राइट शिफ्ट करेंगे, देखो इन नटशेल क्या लिखा है कि अगर आप राइट शिफ्ट करते हैं 1 बिट 2 बिट, तो आंसर कैसे निकालेंगे, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बिट्स से, 2 की पावर n से डिवाइड कर देंगे कितने बिट्स आपको शिफ्ट करना है। लेकिन अगर आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो सिंपल सा क्या करिए, जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 की पावर n। n क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने बिट्स आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। आपको ये शिफ्टिंग समझ आई होगी। अब हमारा दूसरा है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। देखो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं। हमारा जो ये है, हमारा ये क्या है, बिट वाइज, इसको क्या बोलते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका जो क्या बोलते हैं, जो इसका सिंबल है वो है ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 ऑटोमेटिकली। जैसे जहाँ भी 0 होगा वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 होगा वहाँ 0 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं हम इसको भी डिटेल में। देखो द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो ये है, ये एक यूनरी ऑपरेटर यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे ये अप्लाई होता है, विच कॉज द बिट ऑफ ऑपरेंड टू बी इन्वर्टेड, यानी कि 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है, 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज x हमारा क्या है, 7। इसकी अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो पहले इसको लिखते हैं। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, इसकी आप अगर बाइनरी में 7 का बाइनरी लिखोगे तो 1 1 यानी कि 4 + 2 + 1 कितना होता है, 7। बाकी सब जगह क्या लिख दिया मैंने, 0। इतना समझ आया। अब अगर मैं इसका नेगेशन करूं, यानी कि x का अगर मुझे नेगेशन करना है तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, 0 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0, 0, ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1। सिंपल सा है, यानी कि जो भी 1 है उसका 0 और 0 का 1। सिंपल सा यही है। देखो 8 बिट की हमने बाइनरी डिजिट में 7 को लिखा, देखो 0 0 0 0 1 1 ये लिखा हुआ है। इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इसका 1 1 1 1 1 0 0 यानी कि 128
प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, इसका जो टोटल सम आएगा वो 248 आएगा। यानी कि अगर बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, सिर्फ इतना कहता है, ये यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का मतलब है ये सिर्फ सिंगल ऑपरेटर पे अप्लाई होता है, सॉरी सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी। ये कितने, क्या मल्टीप्लाई बी का कोई मतलब है, या आप कुछ समझ पा रहे हो मल्टीप्लाई बी से? नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यानी कि बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो बाई मतलब टू ऑपरेंड्स पे अप्लाई होते हैं। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल वन ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं। यानी कि एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई होने वाले कौन से ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज वंस कॉम्पोनेंट, उनका नाम क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। यानी कि जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो दो तरह से और कहे जा सकते हैं, एक तो बाइनरी और एक यूनरी। बाइनरी मतलब जो दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई है, यूनरी मतलब जो सिंगल पे, बाइनरी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। क्या आपने ऐसा सुना है 2 डिवाइड या डिवाइड बाय 2, इसका कुछ मतलब है नहीं। यानी कि ये दो ऑपरेंड मिनिमम ही चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। या आपने ए मल्टीप्लाई बी, क्या ऐसे सुना है मल्टीप्लाई बी? नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता मल्टीप्लाई बी से मतलब क्या है। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जहाँ पे दो वैल्यू या दो ऑपरेंड चाहिए ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यूनरी मतलब जहाँ पे सिंगल ऑपरेंड काफ़ी है, सेल्फ सफिशिएंट है। जैसे बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी 1 की वैल्यू होती है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 0 में, और जो 0 की वैल्यू होती है उसमें किससे कन्वर्ट कर दिया जाता है, 1 में। सिंपल सा इतना ही कहना है, ठीक है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट आपको समझ आया, ठीक है। देखिए मैं एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। देखो एक हमने एग्जाम्पल लिया 12, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली, 12 ली। अब इसको बाइनरी में लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। 2 की पावर 0 का हम 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब 12 कैसे बनेगा, 8 + 2 10 + 2 12, यानी कि 8 9 10 11 12। बाकी सब जगह क्या कर दो, 0 कर दो। अगर ये है x की वैल्यू, अगर x का बिट वाइज x कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये तो वैल्यूज़ है आपकी, है ना, ये 2 की पावर्स की, तो इसका क्या लिख देंगे हम 1, इसका क्या लिख देंगे 1, इसका क्या हो जाएगा 0 0 1 1, ठीक है। यानी कि जहाँ भी 1 है उसे कन्वर्ट कर दो 0 में, और जहाँ भी 0 है उसे कन्वर्ट कर दो 1 में। यानी कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट जो होता है यूनरी ऑपरेटर होता है, ये सिंगल, ये जो है सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, सिंगल ऑपरेंड पे। आइए जानते हैं कुछ और ऑपरेटर्स को डिटेल में। आइए, हमारा जो ऑपरेटर होता है दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आई थिंक आपके इसके बाद आपके सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और 2-3 ऑपरेटर ही मेन बचे हैं, ठीक है ना। पहला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट का मतलब है वैल्यू असाइन करने वाला। दिस आर यूज टू असाइन अ वैल्यू, these are used to assign a value or expression or a variable to another variable। यानी कि देखो x की वैल्यू मैंने मानी 10, y की वैल्यू मैंने मानी 12, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू y में डालना, यानी कि y की जो भी वैल्यू है उसे x की वैल्यू में डाल दो। यानी कि x की करंट वैल्यू क्या थी मेरी 10, y की करंट वैल्यू क्या थी 12। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो 10 की करंट वैल्यू थी उससे कौन सी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी 12, ठीक है, ये समझ आया। या फिर मैं बोल रही हूँ एक वेरिएबल है a, ठीक है, उसमें कुछ नहीं पड़ा, उस वेरिएबल में वैल्यू डाल दो y की, तो y की अब करंट वैल्यू क्या है 12, तो y की करंट वैल्यू क्या है इस टाइम पे 12, तो 12 को किस में डाल दो a में,
दे आर यूज टू असाइन अ वैल्यू और एक्सप्रेशन और वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। देखो सिंपल सा है, सिंटेक्स क्या होता है, एक तो आइडेंटिफायर होता है यानी कि N1 ये क्या है आइडेंटिफायर, और कोई भी एक्सप्रेशन यानी कि A में क्या पड़ा है 10, B में या N1 में क्या पड़ा है 20। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब है। कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, दिस ऑपरेटर्स यूज टू असाइन अ वैल्यू to a variable in order to assign a new value to a variable after performing a specified operation। मतलब ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं असाइन करने के लिए एक वैल्यू किसी भी वेरिएबल को, किस ऑर्डर में, टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफाइड ऑपरेशन। यानी कि सपोज ए की कोई वैल्यू सपोज ए की वैल्यू 10 थी पहले, अब कोई ऑपरेशन करने के बाद देखो सपोज ऐसे समझ लो, कंपाउंड में एक एग्जांपल लेके देती हूँ आपकी। ए की वैल्यू करंट क्या थी 10 और बी की वैल्यू क्या थी 20। अब ये कह रहा है, ठीक है, यानी कि ये ऑपरेटर वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को किस ऑर्डर में कि ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। ए की करंट वैल्यू क्या थी 10, बी की वैल्यू क्या थी 20, इसके बाद कितना आएगी 30। जो भी ऑपरेशन ये परफॉर्म हुआ, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ए में क्या वैल्यू जानी चाहिए 30, यानी कि ए की जो भी वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई उससे। ठीक है, यहाँ क्या था, सिंपल असाइनमेंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू क्या करना, असाइन कर देना। बस ए की वैल्यू 10 असाइन कर दी, एक वेरिएबल है एक्स, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, वाई को 20 वैल्यू, मतलब किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। जबकि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद असाइन करना। अब जो नेस्टेड है, नेस्टेड असाइनमेंट क्या होता है, देखो A B C D E E, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, जो 10 है, 10 की वैल्यू किस, देखो ये हमेशा एक याद रखना कि जो ABCDE है, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड से चलेंगे कभी भी। ऐसा तो नहीं होगा A में B डालो, B में C डालो, C में D डालो, D में E डालो, E में 10, E की वैल्यू 10 में क्या जाएगी, 10 तो खुद एक वैल्यू है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड जो आपकी राइट हैंड साइड होती है ना, उधर की साइड से स्टार्ट होता है। यानी कि जो 10 की वैल्यू है वो किस में, 10 में क्या वैल्यू E में क्या वैल्यू डालो 10, और जो E की वैल्यू है वो किस में डालो D में, तो E की वैल्यू क्या है 10, 10 किस में डालो D में। जो D की वैल्यू है उसे किस में डालो C में, D की वैल्यू क्या है 10, उसे किस में डालो C में। C की जो भी वैल्यू है उसे B में डालो, C की वैल्यू क्या है 10, उसे किस में डालो B में। B की जो भी वैल्यू है उसे किस में डालो A में, B की वैल्यू क्या है 10, यानी कि ऐसे। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल सा किसी भी कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए या एक्सप्रेशन असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी वेरिएबल को या किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन करने के लिए। ये सिंपल से 3 तरह के होते हैं। सिंपल असाइनमेंट क्या है, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना, यानी कि A को 10 असाइन कर देना, B को 20 असाइन कर देना, इस तरह से कोई भी वैल्यू असाइन कर देना, इसको बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि एक को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद किसी की भी कोई वैल्यू चेंज हो जाना। नेस्टेड का मतलब है कि भाई ये वैल्यू है 10 वैल्यू किस में जाएगी E में, D में कौन सी वैल्यू पड़ेगी, जो E की है, E की वैल्यू क्या है 10, D में वो वैल्यू पड़ेगी, C में वो वैल्यू जाएगी जो D में, D की वैल्यू क्या है 10, यानी कि वो C में जाएगी। B में वो वैल्यू जाएगी जो C में क्या है 10, तो वो B में, यानी कि एक की वैल्यू दूसरे में क्या हो रही है कॉपी, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड असाइनमेंट। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। देखो ये होता है असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड, यानी कि देखो C इक्वल टू A प्लस B का मतलब है, सपोज A की वैल्यू आपकी है 10, B की वैल्यू आपकी है 6, तो A की वैल्यू आपकी है 10, B की वैल्यू आपकी है 6, तो कितना हो गया 10 प्लस 6,
सॉरी 10 + 6 कितना हो गया 16। तो सी में क्या वैल्यू चली गई 16। इतना समझ आ गया। अब देखिए इनको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक सेकेंड, देखो आगे दे रखा है, इसमें मैं लिख लेती हूँ पहले एक बार। प्लस इक्वल टू, देखो ये शॉर्ट हैंड है, मैं इसको लिखती हूँ, ठीक है। देखो अब एक एक को समझते हैं। देखो सपोज मैंने क्या दे रखा है सी, अगर मैं लिखती हूँ सी प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी इक्वल टू सी प्लस ए। ये एक तरह से शॉर्ट हैंड होता है। अगर मैंने लिखा सी माइनस इक्वल टू ए या सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, ये शॉर्ट हैंड होता है लिखने का सी में, ठीक है। सी डिवाइड बाय इक्वल टू ए या सी मॉडलस इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी इक्वल टू सी माइनस ए, सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए, सी इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए, सी इक्वल टू सी मॉडलस ए। देखो अगर आपको जिसके साथ प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके उसी वेरिएबल में फाइनल रिजल्ट डालना है, जैसे कि सपोज सी की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है ए की वैल्यू है आपकी 5, तो आपको क्या करना है 10 + 5 जो है 15, वो आपको किस में डालना है, सी में ही तो डालना है, जिसमें आपको ऐड करके और उसी में किसी में डालना होता है। जैसे सी में ही सी और ए के बीच में एडिशन परफॉर्म करनी है। एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, सी में ही तो स्टोर होगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 - 5 क्या होता है 5। आपको ये जो 5 वैल्यू मतलब सी में से ए को माइनस करना है और जो फाइनल रिजल्ट है वो किस में स्टोर होगा, सी में। अगर आपको ऐसे करना होता है तो आप इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको 10 × 5 यानी कि 50, यानी कि सी में ए की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट स्टोर करना है वो किस में करना है, सी में। आपको 10 को डिवाइड करना है 5 से और जो आउटपुट आएगा 2 वो आपको स्टोर भी किस में करना है, सी में। आपको 10 को डिवाइड करना है, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 0 जो रिमाइंडर आएगा वो स्टोर भी किस में करना है, सी में। अगर जिसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी सब आप करना चाहते हैं और करने के बाद आपको स्टोर भी उसी में ही करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सी प्लस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस इक्वल टू ए, या सी इक्वल टू सी माइनस ए की जगह आप लिख सकते हैं सी माइनस इक्वल टू ए। ये आपको समझ आया, यही है। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के लिए यूज़ होता है, कम सिंपली कभी कभी डायरेक्टली, जैसे कि a = 5 डायरेक्ट सेव कर दिया, कभी कभी a = a × 5 ऑपरेशन परफॉर्म करके, या कई बार नेस्टिंग हो रही होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। चलिए आगे चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। दूसरा ऑपरेटर है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो पहले हम आपको ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझाती हूँ, फिर इसके ना हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपने पहले प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, तो आपको इजी रहेगा। देखो इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज करना। सी प्रोवाइड 2 ऑपरेटर फॉर इंक्रीमेंटिंग अ वैल्यू और डिक्रीमेंटिंग अ वैल्यू। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट होना, किसी चीज़ में इंक्रीज होना। डिक्रीमेंट मतलब किसी वैल्यू में क्या होना, डिक्रीज होना, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अगर इंक्रीमेंट के लिए जो यूज़ होता है वो होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए जो यूज़ होता है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐड करता है वैल्यू, एक वैल्यू, यानी कि अगर मैंने सपोज ए की वैल्यू है 10,
बी की वैल्यू है 11। अगर मैंने लिखा है ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज, यानी कि इसका मतलब होता है ए में, ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए में एक वैल्यू ऐड करके उसी में ही डाल दो, यानी कि ए की वैल्यू करंट क्या थी 10, 10 में 1 ऐड करा, कितना हुआ 11, 11 को फिर से किस में इंसर्ट कर दो, ए में। इतना समझ आया। अगर मैंने लिखा है बी माइनस माइनस, इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि माइनस करना एक वैल्यू उस वेरिएबल में से। बी की वैल्यू क्या है 11, 11 में एक माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि 11 में एक माइनस करके उसे दोबारा से किस में डाल दो, बी में, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। जैसे सपोज ए प्लस प्लस है, ए की वैल्यू क्या है 10, तो एक ऐड करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक है। अब आपके जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, देखो, जब प्लस प्लस पहले लग रहा है तो मतलब प्री, यानी कि इंक्रीमेंट पहले, प्लस प्लस मतलब प्री इंक्रीमेंट, ये प्लस प्लस बाद में लग रहा है पोस्ट, प्री मतलब ऐसे याद रखो, प्री मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट, एक सेकेंड, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। इतना समझ आया। तो प्लस प्लस मतलब प्री इंक्रीमेंट, बाद में प्लस प्लस यानी कि पोस्ट, पहले माइनस यानी कि प्री, माइनस माइनस बाद में। अब देखो एक चीज़ आपको समझाती हूँ, मैं आपको पहले लिख देती हूँ। आपको प्रिंट एफ स्कैन एफ का तो आपको यूनिट 1 में पता लग चुका होगा। तो देखो, हमने एक वेरिएबल लिया ए की वैल्यू है 10, ठीक है, बी की वैल्यू हमने ली 12। ठीक है, सपोज, चलो मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगी। देखो, सपोज मैंने लिखा प्रिंट एफ, आपने सपोज एक इन टाइप का वेरिएबल लिया सिंपल सा, एक सेकंड में लिख देती हूँ सो दैट आपको समझ आए। 2 सेकंड लिख रही हूँ पर सॉरी, प्रिंटिंग में ये नहीं लगता। ठीक है, प्लस प्लस ए यानी कि प्री इंक्रीमेंट, प्रिंट एफ परसेंट डी यानी कि ए प्लस प्लस यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपको याद है, माइनस माइनस ए यानी कि प्री डिक्रीमेंट, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए माइनस माइनस यानी कि ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अच्छा, ए की करंट वैल्यू क्या है, ये क्या कहता है, ए की करंट वैल्यू क्या है 10, यानी कि 10 प्रिंट हो जाएगा। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, देखो हमने लिखा ए की वैल्यू क्या है 10, प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, प्री इंक्रीमेंट कहता है, चलो यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ, प्री इंक्रीमेंट कहता है आपका फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 इन मेमोरी, देन प्रिंट करंट वैल्यू, यानी कि सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज कर दो बाय 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या, प्लस ए की वैल्यू क्या है 10, तो मेमोरी में पहले क्या इंक्रीज हो गई 11, फिर क्या होगी प्रिंट, यानी कि एक प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, जो भी मेमोरी में वैल्यू पड़ी है पहले वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। जबकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है वो क्या कहता है, पोस्ट यानी कि बाद में इंक्रीमेंट होना, पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट, प्रिंट करंट वैल्यू
इन मेमोरी करंट वैल्यू print current value present in memory, then do increment by 1। यानी कि अब बताओ a प्लस प्लस ए की करंट वैल्यू क्या है, देखो इसके बाद ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 11, यानी कि 11 प्रिंट हो जाएगा और ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2। देखो ए की करंट वैल्यू सबसे पहले क्या थी 10। पहले इसको इतनी चीज़ को दोबारा समझो सो दैट आपको समझ आए। ए की करंट वैल्यू क्या थी 10। ए की करंट वैल्यू क्या थी 10। तो सिंपल सा ए की वैल्यू क्या हो गई प्रिंट। अब ये कहता है प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस का मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो। फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 इन द मेमोरी, ये मेमोरी में वैल्यू जो भी पड़ी है उसे इंक्रीज कर दो बाय 1। देन प्रिंट द करंट वैल्यू, अब करंट वैल्यू क्या हो चुकी है 11, तो 11 को क्या कर दो प्रिंट। ए प्लस प्लस क्या कहता है जो भी करंट वैल्यू है आपकी, जो भी करंट वैल्यू है उसको पहले प्रिंट कर दो। करंट वैल्यू क्या पड़ी है मेमोरी में 11, 11 को प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद जो भी मतलब आपने प्रिंट कर दिया, जो भी करंट वैल्यू पड़ी थी प्रिंट करने के बाद एक इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि प्रिंट हो गया 11, 11 के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा 12। इतना समझ आया। देखो प्री इंक्रीमेंट कहता है कि भाई आप प्री इंक्रीमेंट कहता है कि जो भी पहले वैल्यू है उसमें इंक्रीज करके मेमोरी में फिर प्रिंट करो। पोस्ट का मतलब है जो भी करंट वैल्यू पड़ी है मेमोरी में उसे आप प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद उसमें क्या कर दो एक इंक्रीज। ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट कहता है फर्स्ट डिक्रीज वैल्यू बाय 1 देन प्रिंट, यानी कि ए में जो भी वैल्यू पड़ी है, क्या वैल्यू पड़ी है 12, 12 को एक डिक्रीज कर दो फिर प्रिंट करो 11। अब ए माइनस माइनस क्या बोलता है, ए माइनस माइनस बोलता है यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट बोलता है पहले जो करंट वैल्यू है उसको क्या करो प्रिंट कर दो, फिर देन डिक्रीज करो, देन क्या करो डिक्रीज करो। देखो ए की करंट वैल्यू क्या है 11, यानी कि पहले 11 प्रिंट कर दो, देन उसके बाद वैल्यू को क्या कर दो डिक्रीज कर दो। देखो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो आपकी ए की करंट वैल्यू थी वो क्या थी, एक बार आपको दोबारा समझते हैं, देखो बहुत इजीली समझ आएगा। प्रिंट कर रहे हैं, ए की करंट वैल्यू क्या थी बेटा 10, तो 10 आपकी प्रिंट हो गई। अब प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, वैल्यू जो भी करंट है उसमें इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट करा 11 और उसको प्रिंट कर दो। अब ए प्लस प्लस का मतलब है पहले जो भी करंट वैल्यू पड़ी है मेमोरी में उसे प्रिंट कर दो और उसके बाद मेमोरी में क्या कर दो इंक्रीमेंट। ठीक है। अब उसके बाद माइनस माइनस ए क्या बोलता है कि जो भी मेमोरी में वैल्यू पड़ी है जो कि क्या है 12, उसे क्या कर दो डिक्रीज कर दो, उसे क्या कर दो एक डिक्रीज कर दो, फिर उसे प्रिंट करो। यहाँ पे क्या बोलता है पहले जो भी वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट कर दो फिर डिक्रीज कर दो। अब ज़रूरी नहीं है यही वैल्यूज़ और यही टर्म्स बार बार आएंगी। हो सकता है सपोज ऐसे लिखा जाए ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। ए की वैल्यू 5 है तो बताओ क्या प्रिंट होगा। ए की वैल्यू पहले क्या है 5, 5 की 5 प्रिंट हो जाएगी, फिर उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 6। ए माइनस माइनस पहले ए की जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट कर देंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, होप ये आपको समझ आया। प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट फिर इंक्रीज। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि जो भी वैल्यू पड़ी है पहले उसे प्रिंट फिर इंक्रीज। प्री डिक्रीमेंट पहले डिक्रीज फिर ऐड करो, पहले डिक्रीमेंट यानी कि प्री डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट। देखो दोबारा समझते हैं। प्री पहले इंक्रीमेंट, पहले आपने इंक्रीज कर दी वैल्यू, जो भी वैल्यू थी उसे इंक्रीज कर दी बाय 1, फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इंक्रीज करने के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि जो भी वैल्यू पहले पड़ी है उसे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद आपने उसे इंक्रीमेंट किया। प्री डिक्रीमेंट यानी कि जो भी वैल्यू पड़ी है पहले उसे डिक्रीज करा फिर प्रिंट करा। पोस्ट डिक्रीमेंट यानी कि जो भी वैल्यू पड़ी है उसे पहले प्रिंट करा फिर
क्या करा, डिक्रीज। देखो एक आध एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाती हूँ। यहीं पे मैं प्रिंट एफ नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। सपोज ए की वैल्यू है 5। सपोज पहले मैंने लिखा ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, ठीक है, इतनी वैल्यू। तो ए की करंट वैल्यू क्या है, ए। तो अगर यहाँ पे सपोज लेट कर लो, यहाँ सब में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ों में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लॉ में लिख देती हूँ प्रिंट एफ, अंदर सबके ना प्रिंट एफ लिखा हुआ है ये सब चीज़, ठीक है। तो अब आप इसे मान के चलें, बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। देखो यहीं पे यहाँ लिखते हैं ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या है 5, तो पहले 5 ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 5 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, 5 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, पहले सिंपल सा 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ए प्लस प्लस ए की जो भी वैल्यू है पहले वो प्रिंट हो गई 6। ए की करंट वैल्यू क्या है 6, फिर इंक्रीमेंट होगा 7। ए माइनस माइनस ए मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी है पहले उसे आपने एक डिक्रीज करा, डिक्रीज करने के बाद प्रिंट करा। ए प्लस प्लस यानी कि ए की वैल्यू जो भी पड़ी थी यानी कि 6 थी, पहले 6 को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद उसमें क्या करा, एक इंक्रीमेंट करा। और यहाँ पे क्या है, जो भी पहले करंट वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट कर दिया और मेमोरी में 6। इतना समझ आया। प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट फिर प्रिंट, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले जो भी वैल्यू पड़ी है उससे पहले प्रिंट। देखो प्री मतलब सिंपल सा, प्री मतलब इंक्रीमेंट देन प्रिंट, पोस्ट मतलब पहले प्रिंट देन इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट यानी कि पहले डिक्रीमेंट फिर प्रिंट, पोस्ट डिक्रीमेंट यानी कि पहले प्रिंट फिर देन डिक्रीमेंट, ठीक है। ये चीज़ अगर पहले लग रही है तो यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा प्रिंट से, ये चीज़ बाद में लग रही है तो जो भी पहले वैल्यू पड़ी उसे प्रिंट करने के बाद आप डिक्रीज करेंगे। अब आता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। आई थिंक बस आपके ना 2 ऑपरेटर्स और बचे हैं, इससे ज़्यादा आपका कुछ बचा नहीं है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। इसलिए मुझे पता है ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग टॉपिक गया है, पर कोई बात नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दूसरा आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। देखो कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन के बेसिस पे होने वाले उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। ये जो नॉर्मली क्यों यूज़ होता है, कंडीशंस को चेक करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर कंडीशन सही है यानी कि कंडीशन के बेसिस पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, उसी को बोलते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर। ये इसका जो साइन होता है ये है, देखिए कंडीशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशन के बेसिस पे किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अब कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहला होता है, इसकी सिंटेक्स देख लो, इसे कैसे लिख सकते हैं। पहले आपकी हो गई कंडीशन, उसके बाद ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है टर्नरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है कि ये जो साइन है ये कंडीशनल ऑपरेटर है, एक्ट एज ए टर्नरी ऑपरेटर। मतलब इट फर्स्ट इवेल्युएट द कंडीशन, मतलब टर्नरी ऑपरेटर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 2। इसका सिंटेक्स ऐसे लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या लगता है सेमीकोलन। देखो ये क्या कहता है कि सबसे पहले ये टर्नरी ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है अगर ये कंडीशन, या तो देखो ये कंडीशन के 2 ही तरीके हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी या कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। बस 2 ही तो कंडीशन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2। सपोज हमारे पास है a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो a एवेल्यूएट होगा, नहीं तो b। अब a की वैल्यू हमने क्या मानी 2, 2 क्या बड़ा है 3 से, ये लिखा है ना, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से क्या इवेल्युएट होगा,
बी, यानी कि एक्सप्रेशन 2, बी की वैल्यू क्या है 3, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 3। देखो दोबारा समझो, ये क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी, टर्नरी ऑपरेटर ए बी सेमी कॉलन। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2 ग्रेटर देन 3, टर्नरी ऑपरेटर ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, बी की वैल्यू क्या है आपकी 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये कंडीशन है आपकी फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से कौन सी कंडीशन इवेल्युएट होती है, एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 क्या है 3, यानी कि 3 आपका आंसर आएगा। यानी कि ये क्या है, ये बता रहा है दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर सपोज इसी जगह पे हम दूसरा ले लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं 5, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 2। तो अगर आप करते ए ग्रेटर देन बी, ऑपरेटर टर्नरी ए कॉलन बी सेमी कॉलन, 5 बड़ा है क्या 2 से, क्वेश्चन मार्क, 5 कॉलन 2 सेमी कॉलन। बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये कंडीशन है हमारी ट्रू। ट्रू होने की वजह से कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा 1, यानी कि 5। आउटपुट क्या आएगा 5। ये क्या बता रहा है कि इन दोनों में से कौन सा आपका ट्रू है। अब आते हैं अगला हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। बस साइज ऑफ ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर आपको छोटा सा बताएं। देखो आपने पता है पहले वाले लेक्चर 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका साइज ऑफ ऑपरेटर है, देखो आपके कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये होते हैं ना, ये डेटा टाइप्स आपने पढ़े थे। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो आपका वेरिएबल है, सपोज ए बी सी डी, जो मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, ये किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि देखो अगर मैंने लिखा है इंट 1,2, तो यानी कि ये बता रहा है एक वेरिएबल है ए जो इंट टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। किस तरह के, इंट टाइप के। तो क्या वैल्यू स्टोर हो रही है 2। तो इंट एक डेटा टाइप है जो कितना साइज लेता है, यानी कि मेमोरी में कितना स्पेस स्टोर करता है। तो ये कौन बताता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर ये बताता है कि जो आपका इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, ये मेमोरी में कितना स्पेस लेते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन होती है तो कोई 2 MB की है, 2 KB की है, तो कितना स्पेस लेते हैं। इंट जो है वो लेता है, लाओ मैं साइड में लिख देती हूँ, फिर लाइन टू लाइन हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंट लेता है वो 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट लेता है। 2 बाइट का मतलब है एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो 2 बाइट्स में कितनी हो जाएगी, 16 बिट्स। कैर कितना लेता है, मैंने आपको तब भी बताया था 1 बाइट। फ्लोट कितना लेता है, आपका लेता है 4 बाइट। डबल लेता है आपका 8 बाइट। ठीक है, ये आपको पता है पहले से। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल या कोई भी ऑपरेटर कितना साइज या कितनी मेमोरी स्पेस लेता है। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि जो आपका साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल का, किसी डेटा टाइप का, किसी कांस्टेंट का क्या बताता है, साइज़। देखिए जैसे मैं अभी बता रही थी कि आपका जो कैर होता है वो कितनी बाइट्स लेता है, 1 बाइट लेता है। फ्लोट आपकी 4 बाइट्स लेता है, यानी कि ये साइज़ है कितना, कि भाई ये कितना स्पेस लेगा मेमोरी में जब इसमें वैल्यू स्टोर होगी। यानी कि 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, यानी कि कितना स्पेस ये जो है लेगा। यही तो बताता है साइज ऑफ ऑपरेटर। किस किस का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा टाइप का, किसी भी कांस्टेंट का, ये बताएगा साइज। लेट सपोज पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, ठीक है, आपने क्या डिक्लेयर करा, एक वेरिएबल इंट टाइप का। अगर आप उसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, द साइज ऑफ वेरिएबल ए, अब आप किस टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इंट टाइप का।
तो परसेंटाइल डी आ जाएगा साइज ऑफ ए। ठीक है, आपने ये चीज़ लिखी तो आउटपुट पता है क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2, क्योंकि जो एक वेरिएबल है ए वो किस टाइप का है, इन टाइप का है। अब वो इन टाइप का है तो कितनी बाइट्स लेगा मेमोरी में, कितना स्पेस लेगा जब उसमें कोई वैल्यू स्टोर होगी, लेगा 2 बाइट्स। अगर यही चीज़ आपने दूसरी लिखी है, देखो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट टाइप का F1, ठीक है, आपने इसे प्रिंट करा, प्रिंट द साइज ऑफ वेरिएबल F1, नीचे लिख देती हूँ सो दैट, ठीक है, इक्वल टू परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल डी आएगा, क्या आएगा, परसेंटाइल F, क्योंकि फ्लोट टाइप का है, कॉमा साइज ऑफ F1। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 4। क्यों आएगा 4, क्योंकि बिकॉज जो आपने वेरिएबल है वो किस टाइप का है, फ्लोट, और वो कितनी बाइट्स लेता है, कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 4 बाइट। आप देखो आपने एक वेरिएबल का साइज निकाल लिया, किसी कांस्टेंट का साइज भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया इन टाइप का बी वेरिएबल और मैं अगर इसको निकालती हूँ प्रिंट एफ %d साइज ऑफ ब्रैकेट में इंट, तो भी क्या आएगा, ये इंट का साइज क्या होता है, 2 बाइट होता है। ठीक है, जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज बताने वाला, किसी वेरिएबल का, किसी कांस्टेंट का, किसी का भी क्या बताने वाला, साइज। ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर है, जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है, जो कि क्या होता है, यूनरी कंपाइल टाइम ऑपरेटर, यानी कि सिंगल, इसे सिंगल ऑपरेंड ही चाहिए, इसे 2 ऑपरेंड नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, इंट, देखो ये जो ऑपरेंड है F1 सिंगल है ना, ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है और ये यूनरी ऑपरेटर होता है, जो क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है लेंथ किसी वेरिएबल की, किसमें, बाइट्स में। ठीक है, आपकी जो भी बाइट्स होती हैं, देखो सिंपल सा कितनी होती है, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स। अगर वो 2 बाइट रिटर्न कर रहा है मतलब कि कोई भी वेरिएबल 16 बिट्स लेगा। इतना समझ आया। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एज्यूमिंग दैट द इंटीजर साइज इज 2 बाइट, फ्लोट साइज इज 4 बाइट। आपने डिक्लेयर करा फ्लोट F1, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया, तो उसने आपने उस वेरिएबल का साइज निकाला तो वो क्या है, 4 आया। आपने इन टाइप के वेरिएबल का साइज निकाला, वो क्या आया, 2 आया। और जब आपने किसी भी डेटा टाइप का साइज निकाला, यहाँ पे किसका साइज निकाला, डेटा टाइप का, इन टाइप का क्या साइज होता है, 2। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। द कंपाइल टाइम ऑपरेटर साइज ऑफ is a unary compile time operator that return the length in byte of the variable or parenthesis type specifier that is proceed। यानी कि ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है, ये यूनरी ऑपरेटर होता है जो रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल की लेंथ या किसी भी डेटा टाइप की जो उस पैरेंथेसिस में लिखे होते हैं। जो टाइप नेम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो पैरेंथेसिस में एनक्लोज्ड होना चाहिए। यानी कि देखो, यानी कि ये जो चीज़ है, आपका वेरिएबल हो कुछ भी हो, ये जो है पैरेंथेसिस में एनक्लोज होना चाहिए। पर कंडीशन क्या है कि अगर आप एक डेटा टाइप को दे रहे हो तो इट मस्ट बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। लेकिन अगर आप गलती से ऐसे लिख देते हो किसी वेरिएबल का नाम, तो ज़रूरी नहीं है वो पैरेंथेसिस में एनक्लोज करो। बट गुड प्रैक्टिस यही कहती है कि आप साइज ऑफ के आगे कोई वेरिएबल लिख रहे हैं या आप डेटा टाइप लिख रहे हैं, इट मस्ट बी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, लिखा है ना, द टाइप नेम, जैसे टाइप का नेम मतलब इंट कैर फ्लोट, इसे आपको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना ही करना पड़ेगा। अगर पर आप जो वेरिएबल का नेम दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पैरेंथेसिस में एनक्लोज करें। तो ना नटशेल क्या कह सकते हैं, जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो क्या बताता है, वो साइज बताता है किसका, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी टाइप का, मतलब डेटा टाइप का, किसी भी कांस्टेंट का। आप सिंपल सा जैसे प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ के बाद जैसे आप किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, आप किसी भी वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं, उसके आगे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल नेम। तो अगर इसमें भी सिंपल ऐसे ही करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर और साइज ऑफ में
या तो आप वेरिएबल का नाम दे दो या किसी भी डेटा टाइप का नाम दे दो। अगर आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो, जैसे F1 था, A था, तो ज़रूरी नहीं था कि आप पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस में एनक्लोज करो। लेकिन अगर आप डेटा टाइप का साइज़ निकालना चाहते हो तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि आपको इसे एनक्लोज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस में। आइए एक और ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, कॉमा ऑपरेटर। देखो ये तो आपको पता ही है, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है, सिंपल सा है। कॉमा ऑपरेटर इज यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर सेवरल एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत सारे एक्सप्रेशन को अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। देखिए सपोज ये है, इनको आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ करते हैं। द ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन, जो ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें आप सेपरेट करते हैं कॉमा ऑपरेटर से। एंड इवेल्युएशन कैसे स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इधर की साइड से एक्सप्रेशन इवेल्युएट होना स्टार्ट होगा। एंड द रिजल्ट ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन बिकम द वैल्यू ऑफ टोटल कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे समझो, जो कि अब आपको एक एक्सप्रेशन ऐसे समझाती हूँ, b इक्वल टू a इक्वल टू 3 कॉमा a प्लस 5। देखो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, ये दो एक्सप्रेशन जो हैं किससे सेपरेट, a इक्वल टू 3 और a प्लस 1, ये किससे सेपरेटेड हो रहे हैं, कॉमा से। ये चीज़ समझ कि कॉमा जो है बहुत सारे एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। और जो ये देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। तो जो इवेल्युएशन स्टार्ट होगा वो लेफ़्ट टू राइट की साइड बढ़ेगा। पहले लेफ़्ट वाली एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, फिर राइट वाली होगी। एंड द रिजल्ट, देखो पहले एक चीज़ बताओ, सबसे पहला क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है, और लास्ट में काम क्या हो रहा है, ये हो रहा है। यानी कि अब लेफ्ट से काम कंप्लीट करते करते राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो रिजल्ट होगा राइट मोस्ट का, यहाँ पे राइट मोस्ट क्या है, ये है जो रिजल्ट है राइट मोस्ट एक्सप्रेशन का, बिकम द वैल्यू ऑफ टोटल कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन। यानी कि सपोज जो b की वैल्यू होगी, जो फाइनल b की वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन से आएगी, जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो किससे आएगी, इस एक्सप्रेशन से आएगी। जैसे सपोज a की वैल्यू पहले क्या, सबसे पहले आप लेफ्ट से बढ़े तो आप पहले ये काम नहीं करोगे, a में क्या वैल्यू डाली 3, a में कुछ भी पड़ी थी रैंडम, हमें नहीं पता 7 8 9 जो भी पड़ी थी उसको किससे हमने रिप्लेस कर दिया 3 से। a में क्या पड़ा था 3, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, वो वैल्यू किस में चली गई b में, ठीक है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ऐसे लिखा होता a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 4, सिंपल से ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 4, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, और किधर की साइड बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो a में सबसे पहले वैल्यू क्या डालेंगे 3, फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 4, तो a की वैल्यू फिर क्या डालेंगे 4, तो जो आउटपुट आएगा वो फाइनल क्या आएगा 4। a की वैल्यू 2 दे रखी है, एक तो 3 दे रखी है और एक 4 दे रखी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हुए चलेंगे। पहले a की वैल्यू 3 थी वो डाल दी, फिर उसके बाद जब हम आगे गए तो a की वैल्यू में फिर चेंज आया, 3 की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 4, तो जो b की फाइनल वैल्यू आएगी वो 3 नहीं आएगी, लास्ट वाली राइट मोस्ट आएगी, राइट मोस्ट सबसे बिकम द टोटल वैल्यू ऑफ कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन। यानी कि जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन है, राइट मोस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है ये है, तो उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि b की वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी 4। देखो एक एग्जाम्पल दे रखा, b इक्वल टू a इक्वल टू 3 कॉमा a प्लस b। फर्स्ट हम a में वैल्यू क्या साइन करेंगे 3, देन हम a प्लस 1 यानी कि a की वैल्यू क्या थी 3 में प्लस 1 ऐड करके उसे किस में साइन करेंगे 4। यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों नेसेसरी है, बिकॉज जो कॉमा ऑपरेटर होती है वो उसकी जो प्रेसिडेंस होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से वो कम होती है, यानी कि उसे लेस प्रेफर किया जाता है, यानी कि पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रेफर किया जाता है उसके बाद कॉमा ऑपरेटर को। इसी वजह से हमको पैरेंथेसिस लगाना होता है। कॉमा देखो कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, सिंपल सा सेवरल एक्सप्रेशन, जैसे सपोज ये थे ना a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, इनको कौन कर रहा है सेपरेट कॉमा ऑपरेटर। अब हम जब इन एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हुए चलते हैं और लास्ट तक पहुँच जाते हैं। हम राइट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो a की कोई भी वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू क्या जाएगी 4, फिर a की वैल्यू क्या आएगी 5, फिर a की वैल्यू क्या आएगी 6, तो जो लास्ट वैल्यू है वो ही c की
वैल्यू बनेगी। यही है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर पे यही क्वेश्चन एक बार आया हुआ है 2 मार्क्स में कि c इक्वल टू a इक्वल टू 4 a इक्वल टू 5 a इक्वल टू 6, तो c की फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो अब लेफ्ट से अपने वर्क को करते चलेंगे, पहले a की वैल्यू 4 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, फिर 6 डालेंगे। तो फाइनल ऐसा समझो, पहले आपने एक सिंपल सा एक चीज़ समझो, आपने कोट लगाया, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि आपने नील पेंट का एक कोट लगाया पहला, फिर उस पर दूसरा, फिर उस पर तीसरा, जो फाइनल वाला है वही तो शो हो रहा होगा। अंदर कितने भी कोट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ए की वैल्यू पहले 4 थी, फिर 5 थी, लास्ट वैल्यू क्या है 6, तो वही सी की वैल्यू बनेगी। ये यहाँ पर हमारे सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। और याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस टॉपिक को ज़रूर करना, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे नंबर गेन करा सकता है। ठीक है।